ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बात है। सबसे पहले करनी जरा क्वेश्चन नंबर 1 जो कल करा था उसकी मार्जिनल कॉस्टिंग से एक इनकम स्टेटमेंट रिक्वेस्ट की थी। किसी को टाइम मिला सर? जो किया आपने वो समझ आ गई क्या किया? सर आंसर बता देंगे। फाइनल नेट प्रॉफिट का 190 नेट प्रॉफिट आया एब्जॉर्प्शन कॉस्ट सॉरी मार्जिनल कॉस्टिंग से 190। ठीक है, क्या है मसला जी साहब? स्टेटमेंट में नहीं सर देखा ना सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह ये फिगर्स ठीक है नहीं 11190 सारी प्रॉफिट ठीक है सर? देखते कहाँ मसला मतलब क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में देखा ये मेरे सामने कर दी कॉस्ट ऑफ गुड्स टोटल गलती नहीं ठीक होगी ये बाकी में ठीक है जी सर ये ठीक है सर इसकी रिकंसिलिएशन बनानी है सर जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स का ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स का प्लीज ठीक है देन आइए सर इसकी जरा रिकंसिलिएशन बनानी है किसके दरमियान बनानी है जरा पूरा बोल देंगे मार्जिनल कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट डिफरेंट क्यों होगा? आज आप ये स्टॉक्स आज फाइनल करें सर। मार्जिनल कॉस्टिंग आंसर आया 190 और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे कल आया था 12930। एक सेकंड पेज नंबर 139 निकालना मेरा फिर हो जाए सारी गेम शुरू करो। यहाँ पे आपने इर्द गिर्द कहीं लिखा होना है कि 3 तरह के स्टॉक्स कैसे मेजर होते हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ा पेज नंबर 139 कह रहा हूँ पेज नंबर 139 पे 3 तरह के स्टॉक्स की मेजरमेंट का तरीका लिखा हुआ है। ये आवाज ठीक आ रही मेरी? एक सेकंड जरा बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स। बीच में शायद इशू हुआ था मेरे ख्याल इस वक्त अब ठीक है। ये पेज नंबर 139 पे जो 3 चीजें आपने लिखी हैं उसको जरा अब फाइनली इस एंगल से पढ़ें कि आपको पता भी चले आप पढ़ कर रहे हैं। रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है इसमें लेबर और ओवरहेड्स का कोई काम नहीं है। रॉ मटेरियल स्टोर रूम में पड़ा है तो भी सिर्फ उस पर परचेज कॉस्ट आई। ठीक है, पहले फिनिश गुड्स पे आ रहे थे। फिनिश गुड्स कहाँ पड़ी है? अपनी फैक्ट्री समझे ना सर, हम कहाँ पड़ी? कहीं पड़ी होंगे। फिनिश गुड्स स्टोर रूम में पड़ी बन के पड़ी उन पर मटेरियल लग गए, लेबर ओवरहेड्स भी लग गए। अब लेबर ओवरहेड्स जब हम कहते हैं तो ओवरहेड्स से मुराद वेरिएबल भी है। अगर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो अपने जरा स्टेटमेंट सामने रखना जरा, ये जो हमने कल बनाई कल और आज घर आपने बनाई।
फिनिश गुड्स के स्टॉक्स ढूंढे, क्या फिनिश गुड्स के स्टॉक्स डिफरेंट है मार्जिनल अब्जॉर्प्शन में? ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स की जो अमाउंट्स आपने लिखी हैं मार्जिनल में, एब्जॉर्प्शन में, क्या वो सेम लिखी हैं? क्या हाँ फर्क है? मैंने जानबूझ के कल आपको काट के जगह दिखाया था। फिक्स कॉस्ट का बस मसला, क्या मटेरियल वही है, लेबर वही है, वेरिएबल ओवरहेड्स वही है, फर्क कहाँ है? फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट है एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में, लेकिन प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है मार्जिनल कॉस्टिंग में। तो मार्जिनल कॉस्टिंग स्टॉक्स में फिक्स कॉस्ट नहीं आ रही। लेकिन एक नई चीज जो पहले पिछले दिनों में नहीं आ रही थी वो था वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस की मेजरमेंट देखें, बल्कि पहले वो 139 का जरा पढ़ लें। वर्क इन प्रोसेस मेजर कैसे होता है? नहीं, अब भाई बोल तो देते हैं आप, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट वंस अगेन वर्ड है। अब ठीक है, लेस देन 100% होगा, लेकिन क्या कुछ हिस्सा फिक्स का भी उसमें है, अब्जॉर्प्शन में और मार्जिनल में नहीं है। तो वर्क इन प्रोसेस के स्टॉक्स देखें कैसे मेजर होंगे। जब आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से मेजर किए देखें जरा, तो फिगर्स अगर बोल दी जाए, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का देखा नहीं, उसमें जो आखिरी फिगर है 2 पॉइंट नहीं आखिरी जो ब्रैकेट के अंदर एंड में प्लस हुआ था 2.65, ये क्या है 2.65? ये फिक्स्ड ओवरहेड्स है, लेकिन ओपनिंग में भी है क्लोजिंग में भी है। ओपनिंग में 2.5 है शायद, ओपनिंग में 2.5, क्लोजिंग में 2.65। क्या है ये? और डेफिनेटली फिर 40% ब्रैकेट से बाहर और नीचे वाली ब्रैकेट में 50% प्रोपोर्शनेट हुआ भाई। तो क्या फिक्स कॉस्ट का कुछ हिस्सा वर्क इन प्रोसेसेस में भी गया हुआ? सही गया हुआ सर, लेकिन मार्जिनल में अगर आप देखेंगे तो ये फिगर नहीं है ऐसे ही। तो यहाँ तक इससे पहले जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें सिर्फ फिनिश गुड्स का स्टॉक था, और फिनिश गुड्स के स्टॉक में फिक्स कॉस्ट है और नहीं है, अब्जॉर्प्शन मार्जिनल, देयरफॉर रिकंसिलिएशन में सिर्फ फिनिश गुड्स आ रही थी। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में वर्क इन प्रोसेस भी हो तो रिकंसिलिएशन में वर्क इन प्रोसेस का स्टॉक भी क्यों आएगा? क्योंकि उसमें भी फिक्स कॉस्ट है। क्या अगर हो तो पे 139 देख के जरा बताएं, अब्जॉर्प्शन मार्जिनल में डिफरेंट मेजर हो रहा होगा। तो रॉ मटेरियल का मसला नहीं है, रॉ मटेरियल जैसे अब्जॉर्प्शन में मेजर होगा वैसे ही मार्जिनल में मेजर होगा, क्योंकि उसमें फिक्स कॉस्ट का इशू नहीं है। लेकिन किन दो स्टॉक्स में फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट के तौर पे आ जाएगी? अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले सवालों में वर्क इन प्रोसेस में भी और फिनिश गुड्स में फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी और मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं बनी होगी। तो इसलिए अब आज जो रिकंसिलिएशन अब हम बनाएंगे इसमें सिर्फ फिनिश गुड स्टॉक नहीं आने, इसमें वर्क इन प्रोसेस स्टॉक का इफेक्ट भी आना है। ठीक है, तो किन क्वेश्चंस में सिर्फ फिनिश गुड्स है और किस में दोनों आएंगे। अगर वर्क इन प्रोसेस नहीं है तो सिर्फ फिनिश गुड्स से इंशाल्लाह रिकंसाइल हो जाएगा, लेकिन अगर वर्क इन प्रोसेस इन्वॉल्व है तो आज हमें अपनी रिकंसिलिएशन बनाते हुए शायद 8 स्टॉक्स आएंगे बीच में। ये 8 कैसे बना दिए मैं? आए जरा लिख के शुरू करो, रिकंसिलिएशन बनवाएंगे। इस रिकंसिलिएशन में वेरिएंसेस नहीं आते? और जाने दे, आते तो हैं यार। जी सर, स्टार्टिंग पॉइंट आप सब बताइएगा। नहीं, आप जिससे कह रहे थे रिकंसाइल नहीं हो रहा। जी सर, प्रॉफिट एज पर चलिए आज इस तरह कहते हैं, जरा ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरा ख्याल स्टार्ट लेते हैं। आप लोग अपनी मर्जी से वैसे करें यार, बात समझ आ गई? मैंने क्या कहा है ये समझ आ गया? तब एडलेस का तरीका वही है। क्या कोई भी ओपनिंग स्टॉक होगा, एक मिनट सोच रहे हैं जरा रुक के, क्या कोई भी ओपनिंग स्टॉक होगा उसने प्रॉफिट कम किया होगा? हिम्मत कर दे, हिम्मत कर दे, हिम्मत कर। और जो भी क्लोजिंग स्टॉक है
सारे ओपनिंग स्टॉक्स प्लस होते हैं आपकी स्टेटमेंट में, ये सोचना जरा, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, वर्क इन प्रोसेस का हो, फिनिश गुड्स का, ये प्लस होते हैं, और क्लोजिंग का क्या होता है, ये प्रॉफिट्स में से माइनस होता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लस माइनस सेम है। तो बनाया जरा, मैं जरा ऑनलाइन स्टूडेंट से शुरू करूँ। मेरे सामने सबसे पहले मार्जिनल आया, तरीका सिर्फ क्या है, जहां से शुरू करें पहले उसके स्टॉक्स रिवर्स कर दें, और जहां पहुंचना है उसके स्टॉक्स इनकॉर्पोरेट कर दें। तो प्लीज ट्राई, 1 मिनट लगा। अब जहां से भी आपने शुरू कर लिया ये इररिलेवेंट है, एंड पे मैच होना चाहिए बस। ये बेस्ट ऑफ द स्टॉक बता, मार्जिनल कॉस्टिंग। लिखते हैं बेटा, सारे लिखो, मैं भी लिखा हूँ, सिर्फ एंड में देख लीजिएगा मेरी फिगर्स ठीक है। वर्क इन प्रोसेसेस, फिनिश गुड्स आइडेंटिफाई कर लीजिए। चलिए फिगर्स तो कहीं से सवाल से देख के लिखेंगे, या बोर्ड से देख लेते हैं, तो ये तो फिगर चेक करिए। जी हमजा तो चेक कर ले फिगर्स, ठीक है। स्पीड अप हो जाएगा जी, 2-3 काम आज खत्म करेंगे। ये मेरी तरफ फिगर्स देख रहे हैं, देखिए ठीक है ना। अच्छा भला एक रट्टा लगा हुआ था, दरमियान वाली 2 लेस होते हैं। सोचने 1 मिनट लगा। प्रिंसिपल रिमेन सेम सर।
पहले 4 जिस मेथड से शुरू किया वो रिवर्स करने हैं, अब 4 हो जाएंगे नेक्स्ट। निधि फाइनल है सर, देख रहे हैं मेरे साथ ब्रैकेट्स मैच करके। ओपनिंग स्टॉक्स रिवर्स करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक्स रिवर्स करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और देन उसके बाद ओपनिंग स्टॉक्स इनकॉर्पोरेट करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक्स इनकॉर्पोरेट करेंगे तो ये ठीक है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंप्लीट होगी, आंसर बता दो सर। 1 2 9 3 किसी ने ऑप्शन से शुरू किए तो चेक करें मैच होता। जिन्होंने कर लिया जरा टेस्ट वाला आंसर ले लिया था, कर निकालने एक मिनट अगर कोई कंफ्यूजन है उसमें, साथ साथ कंप्लीट करते रहे सब चीजें। पहले जो अपने यहाँ से शुरू किया उसके क्लोजिंग्स लेस होंगे और ओपनिंग्स लेस होंगे। देखो ओपनिंग्स लेस होंगे, सॉरी ओपनिंग्स ऐड होंगे, क्लोजिंग्स लेस होंगे, और फिर जहां जाना है वहां ओपनिंग्स लेस होंगे, क्लोजिंग ऐड होंगे। ये बाकी लोग क्लियर है, बता भी नहीं हो गया। टेस्ट वाला आंसर सामने रखा सर। टेस्ट वाला आंसर सामने रखना है, साथ साथ मेरे चलते हैं। आप जहाँ जहाँ इश्यूज अगर है तो जरा डिस्कस करना था, लेकिन टाइम अगर बचा लें, अगर नहीं है तो बताते रहें। जी सर, बैठ इक्वल यूनिट्स अब ये निकला है वो फिनिश कोड्स वर्क इन प्रोसेस। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट में कोई इशू साथ साथ पे बाद में देख लेते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस हो गया फाइनल? हुक्म सर, हुक्म सवाल रखें सामने। डिसाइड ये करना था कि क्वांटिटी कहाँ कहाँ से यूज हुई है। जाने नहीं सर, जाने नहीं, मतलब वो सारी देखना बात कर, कौन से बता, अल्फा या बीटा? जल्दी हो जाए, क्वेश्चन सामने रखें सर, क्वेश्चन है, एक नजर रिवाइज करें। अल्फा 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 की क्वांटिटी शुड जरा बता दो यार, मेरे पास सवाल नहीं, सवाल है मेरे पास।
क्वांटिटी इशूड है 60, इसका ब्रेकअप चाहिए। यस सर। बोल दे सर। सबसे पहले ओपनिंग सर, यस सर। फिर 4000 या 3000, उसमें 1000 रिटर्न हो गया शायद, चार तो 3 रह गए ना, 4 में से एक रिटर्न हुआ, तो 2000 पहले ओपनिंग वाला यूज हुआ होगा, वो जो ओपनिंग वाला 2000, फिर 3000 भी ओपनिंग वाला यूज हुआ, 4 क्यों नहीं हुआ, एक रिटर्न हो गया, तो टोटल यहाँ तक हो गया 5000, बाकी 55,000 फिर 75,000 में से यूज हुआ। जी सर जी, क्वांटिटी इशू देखनी, वो वाली बात तो मैंने अभी करनी है जो मैंने की नहीं। बीटा में क्वांटिटी इशू 70 है, पहले बोल देना जल्दी से बोल। सबसे पहले वाले 4000 में से, लेकिन कितने, उसमें रिटर्न हुए 500, 140 रेट वाले, तो 3500, 4000 और फिर 62,500 हो गया। ठीक, ये और कोई कंफ्यूजन? मिक्स यील्ड वेरिएंस की तरफ आ रहे हैं, टेबल बन गया, टेबल 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 चलता जाओ आगे। वेरिएबल ओवरहेड्स पे बना, वेरिएबल ओवरहेड्स में एक 80 कैलकुलेट हुआ स्टैंडर्ड रेट, ये कैसे कैलकुलेट हुआ? वो जैसे पिछले सालों में होता है, मतलब वो ठीक है, लेकिन यहाँ कैसे हुआ? जल्दी जल्दी जल्दी, क्या गिवन था सवाल में, जल्दी ढूंढ के बताएंगे। 260 गिवन था, 1 मिनट लगा लें सर जरा। 260 क्या था, कितने घंटों में, ये सामने भी लिखे हुए थे, तो कैलकुलेटर उठा लेंगे दोबारा। पर आर रेट क्या बना, वो कैसे, डिवाइड बाय 2, 130 क्या बना, किसका, ओवरहेड्स का रेट पर आर, फिक्स ओवरहेड्स नहीं, ओवरहेड्स। इससे शायद अगली लाइन देखें सवाल में, 12 लाख ढूंढे, बाइटेड फिक्स ओवरहेड्स, 12,000 ढूंढे, एक 12,000 के ढूंढे, 12,000 बाइटेड यूनिट्स हैं, लेकिन अब हम अगर पर आर रेट्स निकाल रहे हैं, डेफिनेटली पर यूनिट से भी आ सकता है शायद, लेकिन अगर पर आर निकालना चाहें तो फिर बजटेड आवर्स कितने हैं, 12,000 यूनिट्स देखें, और 1 यूनिट रिक्वायर्स 2 आवर्स, तो 24,000 घंटे हैं ये, तो 12 लाख डिवाइड बाय 24,000, 50 रुपए फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आर, और फिर देयरफॉर वेरिएबल ओवरहेड रेट 80 निकला। ठीक है जी साहब जी, फाइनल। देन उसके बाद रिक्वायरमेंट पढ़े नंबर 3 वाली, बी में नंबर 3 रिक्वायरमेंट देख लें, एक सवाल भी देख लें, उसको स्टेपल कर लीजिएगा सवाल को जवाब के साथ, ये ना सवाल गुम नहीं हो रहे। इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ के बताएं, मांगा उसने क्या, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर मांगा, वॉल्यूम नहीं मांगा, उसका ब्रेकअप मांगा। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं 12 लाख, एक्चुअल गिवन है शायद 14 लाख, बाकी आप देखने को स्पेसिफिकली कहीं अगर इशू, एक एक्चुअल प्रोडक्शन कहीं ढूंढो जरा, सवाल में से कहीं एक्चुअल प्रोडक्शन ढूंढना नहीं, अभी इस वक्त मैं ओवरहेड्स की बात कर रहा हूँ ना, तो ओवरहेड्स के एंगल से एक्चुअल प्रोडक्शन क्या लेंगे, नहीं वो बता देना, तो मैं वही जान के पूछ रहा हूँ। 12,600, तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के यूनिट्स में से फिर एक्चुअल प्रोडक्शन डिफरेंट हो जाएगी। मटेरियल के लिए 12,300 और कन्वर्जन मींस लेबर ओवरहेड्स के लिए 12,600। ये तो हमने कहीं यूज नहीं की, तो ये अकाउंट बनाने का फायदा। अगर आपको इसका बेटा फायदा नजर नहीं आ रहा, तो पहली बात ये है कि वर्किंग है काट दें इसे, पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि क्रेडिट साइड तो चाहिए यार, इसी यहीं से तो इक्वल यूनिट्स का टेबल बना, तो वर्किंग है ठीक है, अगर नहीं पसंद, लेकिन इक्वल यूनिट्स का टेबल कैसे बनाया, यही क्रेडिट साइड से तो बना, वर्क इन प्रोसेस की क्रेडिट साइड से तो बना नहीं, ये गलत है, फिनिश गुड्स की क्रेडिट साइड से ये नहीं बना, ये फिनिश गुड्स की डेबिट साइड से भी नहीं बना, इक्वल यूनिट्स का टेबल कहां से बना, वर्क इन प्रोसेस के क्रेडिट साइड से, तो बताएं वैसे कैसे पता है आपको, फिनिश गुड्स और क्लोजिंग पे
किसके क्लोजिंग पे? वर्क इन प्रोसेस के क्लोजिंग पे। तो वो कहाँ से मिलेगा? मर्जी करा आपकी, दोनों को बड़ा से क्रॉस कर दो। ये तो वर्किंग है, नहीं अगर अच्छी लगेगी पढ़ो। अरे मैंने कब कहा कि वर्किंग जरूरी है? दो क्रॉस करने दो लगा। ये बेटा फिनिश गुड्स की कोई गलती अगर है तो बता दें। एक मिनट, इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल देखिएगा। मेरे कहा जा रहा है इक्विवेलेंट यूनिट्स के टेबल में 800 कहाँ पे? आपके आंसर में ठीक है। ये जरा बता दें आपके आंसर में कहाँ गलती है। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस ये वाला सॉरी सर, आपके पास शायद पुराना आंसर आ गया। ठीक है 500, ठीक है। अगर 200 लिखा तो बेटा ठीक है। वन यूनिट रिक्वायर्स 2 आवर्स। इमरान साहब जाने दे गुस्सा। 1 यूनिट रिक्वायर्स 2 आवर्स। ये 400 है। इक्विवेलेंट यूनिट्स देखना, अगर कहीं आपके साथ आंसर जो शेयर हो उसमें टाइपिंग एरर है तो देखें। 500 into 80% 400 है, और 500 into 100% मटेरियल लग गया है। एक और कंफ्यूजन है, एक्चुअल आवर्स पेड बता रहे हैं, एक्चुअल आवर्स वर्क पर, एक्चुअल आवर्स वर्क बता देंगे कहीं लिखे हुए? ये और तो नहीं कोई कंफ्यूजन? जी सर। ये बैलेंसिंग फिगर 12,300 आ रही है रिपोर्ट की। एक्चुअली तो हमें 1,20,000 यूनिट्स चाहिए, वो जो नहीं सर, एक नहीं, ये चीज भी फाइनल करने हैं, बेसिक कंफ्यूजन है आप इससे। सर एक है केजीस, और केजी से बिल्कुल यूनिट्स बनते हैं। मसलन आप लेट्स अज्यूम गाड़ियां बना रहे हैं, तो रॉ मटेरियल से आप गाड़ियों के लिए कुछ मटेरियल मंगवाएंगे, हो सकता है केजीस वगैरह में हो, या मे बी पाउंड्स वगैरह में हो। लेकिन आपको लगना किस पे? गाड़ियों पे। तो गाड़ी अब एक यूनिट है, तो उसका जो मटेरियल है उससे वो लग के क्या शुरू होगा? गाड़ी बननी शुरू होगी, और फिर गाड़ियां बन गई होंगी और कुछ बन रही होंगी। तो वो जो यूनिट है उस पर मटेरियल कंज्यूम हो जाना। तो मटेरियल इस्तेमाल होना है यूनिट्स को बनाने में, और समटाइम इट इज पॉसिबल कि एक से ज्यादा केजीज किसी एक यूनिट पे लग रहे हैं। तो कितने केजीज यूज हो रहे हैं? वो 60,000 है और 70,000 है। लेकिन ये केजीज कितने यूनिट्स पे इस्तेमाल हो रहे हैं? वो 12,300। और उनसे फिर कितने बन गए हैं? 12,800। और कितने बन रहे हैं? 500। तो more than 1 kgs can be used to manufacture a unit। ठीक है, बल्कि हमारे क्वेश्चन मेंशन है कि एक यूनिट को बनाने में कितने कितने केजीज हैं? 4 और 6 तो स्टैंडर्ड है। तो जब ये 4 और 6 लगेगा तो उसके बाद अब हम क्या कहेंगे? 10 केजीज कंप्राइज ऑफ 1 यूनिट। तो फिर वो 10 केजीज एक यूनिट को बनाने में इस्तेमाल हो, फिर उस पर लेबर लगेगी, उस पर ओवरहेड्स लगेंगे। लेकिन समटाइम्स ये भी हो सकता है कि एक ही केजी से एक यूनिट बन रहा हो, लेकिन ये डिफरेंट भी हो सकता है। लेकिन मंगवाया कहाँ से? स्टोर रूम से मंगवाया। किसके लिए मंगवाया? यूनिट्स के लिए मंगवाया, यूनिट्स को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? देन सर जी, अब आपने जरा कुछ दिनों से एक स्टॉक का इशू चल रहा है, तो जरा काइंडली अपने पास आपने पेज नंबर जरा ढूंढना है, कहीं जहाँ पे वो मूंगेजर टाइप सवाल है। पेज नंबर बताइए सर। पेज नंबर 146 पे आते जरा।
मुंगेजर में सर जी एक इशू आ रहा है बच्चों को, मुंगेजर में भी और लिट्यूस में क्या मसला है? परचेज वेरिएंस के अलावा इशू नहीं है इसमें। किसका परचेज वेरिएंस? सर जी कोई है सर? चेक करें आपने, आपको हवाला लगा के है, बैठे हुए आप? इन दोनों क्वेश्चंस की जरा ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट के एंड पे जाइएगा। रिक्वायरमेंट से ऊपर वाली लाइन है, जरा मेरे ख्याल मैंने एक दिन दिखाई थी आपको, जरा दोबारा देखिए। इन दोनों क्वेश्चंस में इन्वेंट्री वाला एक सेंटेंस अंडरलाइन कीजिएगा। यस सर। क्या लिखा हुआ है? इन्वेंट्रीज आर मेड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये दोनों में लास्ट लाइंस में कहीं लिखा होगा। एक चीज और जरा देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में जाए, जो पहला लीड यूज है उसमें एक्चुअल प्रोडक्शन बता दी। काइंडली कुछ चीजें आपने आंसर छोड़ दें, आंसर की जरूरत नहीं है, जो असल इशू है मैं अभी एक मिनट बताता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन देखना। एक्चुअल प्रोडक्शन बताइएगा। सर जी बता दे यार, को पूछ ही बैठा हूँ यार, क्या हो गया हमजा, तू ही बता दे यार, कब माल है यार। एक्चुअल सेल बताएं। तो फिनिश गुड्स का यहाँ कोई इशू नहीं, चीजें पहले से निकालनी है, मेरी बात सुनने से पहले। फिनिश गुड्स का कोई इशू नहीं है, वो कोई स्टॉक नहीं बचा, मतलब मीन्स उसे फिनिश गुड्स का स्टॉक कोई नहीं। इसी क्वेश्चन में एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड बताएं। एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड 6600 और इस्तेमाल कितनी हुई है 6300, तो 300 केजीज रॉ मटेरियल के बचे हैं। तो ओनली प्रॉब्लम इज ऑफ रॉ मटेरियल स्टॉक्स। अब नीचे वाले सवाल में जाए, एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं। 430। एक्चुअल सेल बताएं। तो वंस अगेन कौन सा इशू हरगिज नहीं है, फिनिश गुड्स का यहाँ भी नहीं है। फिनिश गुड्स का कहाँ है वो भी मैं बताता हूँ, वो भी आ चुका है कहीं कहीं। तो फिनिश गुड्स जितनी बनी है उतनी बिक गई हैं। रॉ मटेरियल के केजीज कितने? 1075। खरीदे कितने? खरीदे 1200 खरीदे और इस्तेमाल कितने में? तो 125 केजीज रॉ मटेरियल के यहाँ भी बचे हैं। लेकिन ये कोई पहला सवाल ऐसा नहीं है जिसमें रॉ मटेरियल परचेज डिफरेंट हुआ है और यूज डिफरेंट हुआ। अब आपने जरा ढूंढना है, इसके अगला पेज होना एक्सीलेंट लिमिटेड। इस वक्त कोई और स्टॉक काइंडली के जहन में ना आए, फिनिश गुड्स की कोई बात नहीं, सिर्फ रॉ मटेरियल पे 5-7 मिनट कंसंट्रेट करना। तो एक्सीलेंट लिमिटेड में क्वांटिटी परचेज ढूंढ के बताएं। कैलकुलेट हुई है कहीं, मेरा ख्याल है 17,50,000 दिया हुआ, ढूंढिए ढूंढे सर जी ढूंढे। 3.5 मिलियन केजीज, 35 लाख केजीज परचेज हुए हैं। अगली लाइन में जाए, शायद इशूड टू प्रोडक्शन 31 लाख केजीज है। ठीक नहीं नंबर, वो तो ठीक है, 35 31 वो तो ठीक है, मैं समझ आ गया। लेकिन इस सवाल में जरा ढूंढने कहीं स्टॉक की मेजरमेंट का कोई तरीका बताया हुआ? नहीं वो तो फाइफो से तो ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गया। मतलब वो जो जिस तरह पिछले पेजेस पे है कि स्टॉक इज मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। सर जी वो एक अलग इशू है, उसकी बात नहीं हो रही, वो भी कर लेते हैं बात दोबारा। मार्जिनल अब्जॉर्प्शन का इशू ही नहीं है रॉ मटेरियल में यार, अभी थोड़ी देर पहले आपने मेरे साथ फाइनल किए। मार्जिनल हो अब्जॉर्प्शन हो, रॉ मटेरियल के स्टॉक में आनी ही परचेस कॉस्ट है, तो वो इशू नहीं है। प्लीज कोशिश कीजिएगा, हम पूरी कोशिश करते हैं कि बात अब ये खत्म हो जाए, हजम होके खत्म हो जाए। मार्जिनल अब्जॉर्प्शन का इस वक्त कोई इशू डिस्कस नहीं हो रहा, क्योंकि हम बात ही किसकी कर रहे हैं, रॉ मटेरियल इज मेजर्ड एट परचेज कॉस्ट। प्रॉब्लम इज, पिछले पेजेस में देखें, उसने कहा था कि स्टॉक इज मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो रॉ मटेरियल इज मेजर्ड एट स्टैंडर्ड परचेज कॉस्ट, वहां मीनिंग ये था। और मैं कह ही रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग, एक्सीलेंट लिमिटेड इज साइलेंट रिगार्डिंग हाउ टू मेजर द रॉ मटेरियल
स्टॉक ऑन एक्चुअल या ऑन स्टैंडर्ड, ये बताया नहीं हुआ। ये बताया नहीं हुआ। मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये मुझे कहने के लिए जरा तमहीद माननी पड़ रही है। मैं इस मतलब एक स्टोरी बनाना चाह रहा हूँ जहां तक मैंने जाना। देन अब आपने MZL ढूंढना है, बल्कि सॉरी एक सेकंड, ये बात यहाँ क्लियर होगी, क्या क्लियर होगी? यही एक्सीलेंट वाला। खरीदा कितना? खरीदा कितना भाईजान? इशू कितना हुआ है? रॉ मटेरियल स्टॉक है, लेकिन हाउ टू मेजर इट कोई बताया नहीं, स्टैंडर्ड पे, एक्चुअल पे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? रिक्वायरमेंट में वो ब्रैकेट एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, वो हटाना है आज। अब आपने ढूंढना MZL, पेज नंबर 130। MZL के नाम से पेज नंबर 130। इस MZL को जरा सर्च लगाएं, रॉ मटेरियल परचेज होना है इसमें। 698,000 आ गया सारे। कंज्यूम बताएं। मेरा ख्याल है 696 सही आ रहा है। ये कंज्यूम कौन सा होता है? ये इश्यूज टू प्रोडक्शन। दोबारा बताएं, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज? परचेज यार 698 है मेरा। देखने पहले तसल्ली से ढूंढना, ये ना कीजिएगा मैं सदो कर रहा हूं। क्वांटिटी परचेज्ड 698 है मेरा ख्याल, क्वांटिटी इशूड 696। अब दोबारा मेरे वर्ड सुने और से, क्वेश्चन में ढूंढने। वैसे रॉ मटेरियल स्टॉक बचा हुआ है, रॉ मटेरियल स्टॉक बचा हुआ है। दोबारा सवाल में अब ढूंढने, बताया वो उसने कि रॉ मटेरियल स्टॉक हम मेजर कैसे करते हैं, ढूंढने के तो पता चलेगा। तो मूंग गेजर और ल्यूट्यूस में आ जाए जरा एक सेकंड वापस। रॉ मटेरियल स्टॉक्स बचे हुए हैं और यहां भी बचे हुए हैं, एक्सीलेंट में भी बचे हुए हैं, MZL में भी बचा हुआ है, लेकिन दोनों में फर्क है। उन दो सवालों और इन दो सवालों में फर्क है। वहां उसने बताया है कि स्टॉक को मेजर करना है स्टैंडर्ड कॉस्ट पे, और इन दो सवालों में कौन कौन से नाम ही बोल, एक्सीलेंट लिमिटेड और MZL में नहीं बताया हुआ कि स्टॉक को मेजर कैसे। अब आप एक सेकंड के लिए आए पेज नंबर 106 पे। पेज नंबर 106 के स्टार्ट पे कुछ एरोज बने हुए हैं। तो इन एरोज को जरा लिखा हुआ है, शायद अगर कुछ हमें लिखना पड़े तो हम इसके साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन रखिएगा फुल। सॉरी एक सेकंड, मतलब चाह तो पेज आपके सामने आ रहा है, मेरा पेज सामने आने से तैयार नहीं हो रहा। पढ़ने शुरू करिए, आपके पास पेज है। AQP और AQU पहले फाइनल करने, ये क्या? एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड और एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड सेम होगी अनलेस स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन मिल जाए। बहुत से क्वेश्चन ने ऐसे भी किए हैं, वो अगर आप कहेंगे तो हम बेतहाशा ढूंढ सकते हैं, जिसमें सिर्फ क्वांटिटी यूज भी बताई गई, जिसे परचेज का जिक्र ही नहीं है। तो वहां हम बस क्या अज्यूम कर सकते हैं कि जो खरीदा पे, उस केस में हम अपनी मर्जी से तो रॉ मटेरियल स्टॉक अज्यूम नहीं कर सकते। तो नॉर्मल हालात में, नॉर्मल सवालों में तो शायद क्या है, क्या इज इक्वल टू क्या, परचेज इक्वल टू, बल्कि एक सेकंड इसका गिरे कि जामिल ढूंढना, जरा जामिल ढूंढिएगा। 146 142 सॉरी, जामिल में भी स्टॉक्स बचे हुए हैं। इसमें तो बल्कि एक लंबी सी डिटेल दी हुई, ओपनिंग भी दिया हुआ है, परचेजेस भी दिए हुए, इश्यूज रिटर्न्स तक दी हुई। तो क्लोजिंग अगर निकाला जाए, लेकिन व्हाट इज द स्टोरी वंस अगेन, उस सवाल में भी आपने कोई ऐसा सेंटेंस नहीं पढ़ा कि रॉ मटेरियल स्टॉक में मेजर कैसे। प्लीज वी आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर द टाइम बीइंग ऑन फिनिश गुड्स, यहीं से निकाल के रखिएगा। हमारा सारा फोकस किस पे है? रॉ मटेरियल परचेज और इशू टू प्रोडक्शन। अब आ जाए जरा पेज नंबर 106, पहले सेंटेंस
क्लियर? पहला सेंटेंस क्लियर है सर? देन सर जी आपने जो और इशू इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल के एंगल से मटेरियल वेरिएंसेस जहन में ना रहा। मटेरियल वेरिएंसेस में बताएंगे ब्रेकअप का नाम क्या है? प्राइस एंड यूजेस। सिर्फ इशू प्राइस का और आपको प्राइस में नजर आया। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस? स्टैंडर्ड रेट of material minus actual rate of material and multiplied by actual quantity used। आपका प्रॉब्लम सिर्फ ये आया कि आपको दो जगह पे यूज की जगह परचेज नजर आया। बस ये इशू है जो हम इस वक्त एड्रेस कर रहे हैं। हमारा और किसी वेरिएंस से इसका ताल्लुक नहीं है, यूजेज वेरिएंस में कोई इशू नहीं है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ यूजेज वेरिएंस? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एंड गेम ओवर स्टैंडर्ड रेट पर केजी। ओके, the only issue which we are trying to address is okay, what is the formula price variance? हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने क्या पढ़ा है सर? हमने प्लीज पढ़ा है सर, हमने एक्चुअल क्वांटिटी यूज पढ़ा। तो हमने एक्चुअल क्वांटिटी यूज भी हमेशा लेना है, अनलेस बस एक एक्सेप्शन। अब दोबारा जरा जाइएगा एक्सीलेंट पे और आगे जिन जिन सवालों में लिखा कुछ नहीं था। एक्सीलेंट पेज नंबर जरा बताते रहिए। देखिए सर ये एक्चुअल रॉ मटेरियल स्टॉक है, 35 लाख खरीदा, 31 लाख इशू की, 4 लाख स्टॉक बचा हुआ। अगर क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ तो एक्चुअल रॉ मटेरियल स्टॉक शुड बी मेजर्ड एट एक्चुअल परचेज कॉस्ट। सही कहा मैंने? एक्चुअल स्टॉक्स कैसे मेजर होने चाहिए? एक्चुअल कॉस्ट के बेस पे। और रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूं इसलिए मैंने वर्ड क्या यूज किया? परचेज कॉस्ट। कौन सी परचेज कॉस्ट? एक्चुअल परचेज कॉस्ट। मसलन 35 लाख ढूंढना, सॉरी तो 17,50,000 ढूंढना। 1 केजी का रेट बताएं। 0.5 क्या है? 0.5 नहीं, ये कौन सा रेट है? सवाल देखे बताएं, सवाल देखे। ऊपर 0.6 है, वो स्टैंडर्ड रेट है सर, पर केजी रेट देखना ना। तो 0.5 क्या है? एक्चुअल रेट। कितने केजीज बचे में? 4 लाख इंटू 0.5, 2 लाख रुपए इसकी कॉस्ट। एंड सिंपल इज दैट। तो एक्चुअल रॉ मटेरियल स्टॉक अगर हमें कुछ नहीं पता should be measured at actual purchase cost and therefore always use actual quantity used in the price variance। क्वेश्चन साइलेंट है किस एंगल से? क्वेश्चन साइलेंट है किस एंगल से? किस एंगल से? स्टॉक कैसे मेजर करना है? एक्चुअल स्टॉक है, एक्चुअल कॉस्ट के बेस पे मेजर करना है। और फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा? एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। ऐसे ही किया होगा हमने, ऐसे ही किया होगा हमने। एमजीएल में जाए, एमजीएल एमजीएल में स्टॉक बचा हुआ साजी, बचा हुआ सर, कितना बचा हुआ? 2000। क्वेश्चन साइलेंट है, ये 2000 केजीज कैसे मेजर होने चाहिए? एक्चुअल रॉ मटेरियल कॉस्ट। एक्चुअल स्टॉक शुड बी मेजर्ड एट एक्चुअल केजीज। अगर हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, वी ऑलवेज यूज एक्चुअल क्वांटिटी, वी ऑलवेज मेजर रॉ मटेरियल स्टॉक एट एक्चुअल कॉस्ट। ये सब कुछ लिखा मिल जाएगा, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 4 मैंने पॉइंट्स दिखाए, ये सब यही लिखा हुआ। पहले वैसे अपने ज़हन में सेटिंग करना है। अगर हमें कुछ नहीं पता तो एक्चुअल रॉ मटेरियल स्टॉक शुड बी मेजर्ड एट एक्चुअल कॉस्ट और देयरफॉर प्राइस वेरिएंस वही है जिसका हमें पता क्या है? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट माइनस मल्टीप्लाइड बाय। तो इन क्वेश्चंस में हालांकि स्टॉक बचा हुआ है लेकिन हमने एक्चुअल क्वांटिटी यूज की है। जामिल देखना चाहते हैं जामिल देख लें, बल्कि जामिल छोड़ें, आज अभी जो किए, अभी जो थोड़ी देर पहले आप टेस्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो उसमें भी ऐसे लिखा हुआ। लेकिन एक सेकंड वापस आते हुए एक्सीलेंट लिमिटेड पे दोबारा रखा।
उसकी तरह एक रिक्वायरमेंट में ब्रैकेट लिखी हुई थी। इस ब्रैकेट को उस जमाने में मैंने छोड़ा इसलिए था कि आज के वक्त जरा डिस्कस हो रहे। एक सेकंड पढ़ेंगे क्या मेरे सामने? कई नंबर बताइए मैं भी जरा से 148। ये अब उसने खुद बता दिया क्या कि आपने प्राइस वेरिएंस मटेरियल यूज्ड पे कैलकुलेट करना है, परचेज पे कैलकुलेट नहीं करना। इन अदर वर्ड्स इस ब्रैकेट में वो ये कहना चाहता है कि रॉ मटेरियल स्टॉक एक्चुअल पे ही मेजर करना है। उसको ये ना भी कहता तो हम ऐसे करते, लेकिन अगर वो ये कह रहा है तो बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल स्टॉक शुड बी मेजर्ड एट एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। इट मींस ब्रैकेट में लिखा जाता है, अब क्वेश्चन मार्क हटा के इसकी जगह ब्रैकेट में लिखते हैं। इसका मीनिंग ये है कि रॉ मटेरियल स्टॉक इज मेजर्ड एट रॉ मटेरियल स्टॉक, इसी ब्रैकेट में जहां क्वेश्चन मार्क लगवाया था उस जमाने में, अब वो क्वेश्चन मार्क हटा के ये लिखना है कि इस ब्रैकेट का मीनिंग ये है कि रॉ मटेरियल स्टॉक एट एक्चुअल परचेज प्राइस। मेजर रॉ मटेरियल स्टॉक एट एक्चुअल परचेज प्राइस। असूलन रॉ मटेरियल स्टॉक, एक्चुअल रॉ मटेरियल स्टॉक कैसे मेजर होगा? एक्चुअल परचेज प्राइस। और हमेशा पे प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या रहेगा? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। लेकिन अब आ जाए वापस लिटियूस और मुंगेर, पेज नंबर यहां लिखा हुआ है वो जो अभी हम तो डिस्कस नहीं कर रहे थे, मींस यहाँ जो लिखा हुआ वो डिफरेंट। यहाँ वो क्या चाहता क्या है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट को मेजर किया जाए, सॉरी स्टॉक को मेजर किया जाए स्टैंडर्ड कॉस्ट पे। तो अगर वो स्टॉक को मेजर करवा रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट पे, तो देन फार्मूले में एक्चुअल क्वांटिटी की बजाय, एक्चुअल क्वांटिटी यूज के बजाय बस प्राइस वेरिएंस आना, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज वर्ड। अब इसने क्यों आना है वगैरह ये मेरे ख्याल है लंबी बहस में हो रही, उसकी जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल हम एग्जाम पढ़ने में ये क्लियर कर लें कि कब क्या करना है। हमेशा क्या करना है आपने? एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड लेनी है, अनलेस क्वेश्चन में क्या लिखा नजर आ जाए कि रॉ मटेरियल स्टॉक। अच्छा यहाँ वर्ड है, जरा वर्ड पढ़िएगा रिक्वायरमेंट के ऊपर क्या वर्ड है? नहीं वर्ड में इधर सेंटेंस पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, ये स्टॉक वाला सेंटेंस क्या? कंपनी यूजेस, नहीं मार्जिनली आगे जरा, वैल्यू ऑल इन्वेंटरी में रॉ मटेरियल आ जाता है। वैसे थोड़ी सी हिम्मत और करनी पड़नी है अभी हमने फिनिश गुड्स में जाना है। तो रॉ मटेरियल स्टॉक भी अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट पे आना है तो आपने सिर्फ किस जगह कोई चेंज करना, अगर करना तो अब डेफिनेटली जब आप एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे, हिम्मत कीजिएगा थोड़ी, एक्चुअल प्रॉफिट्स निकालेंगे स्टोरी में इन दोनों क्वेश्चंस में, तो जिस वक्त आप रॉ मटेरियल स्टॉक की मेजरमेंट पे आएंगे, रॉ मटेरियल स्टॉक्स की मेजरमेंट पे आएंगे, तो फिर एक्चुअल की बेस पे करेंगे या स्टैंडर्ड की बेस पे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड की बेस पे करेंगे, उसकी बेस पे आंसर निकाल लेंगे। लेकिन जब आप वेरिएंसेस कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपने प्राइस वेरिएंस को एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड की बजाय एक्चुअल क्वांटिटी परचेज कर। अब आइए जरा एक सेकंड, ये जितने पॉइंट्स पर लिखे हुए पेज नंबर 106, इसको तो एक दफा पढ़ के जरा देख लेते हैं कि आपकी बात सही सेट होती है। मैंने बीच बीच में कोशिश की है कि कुछ क्वेश्चंस का जिक्र आ जाए। सबसे पहली बात जरा क्या है, तो आप तेजी से बोल दो, परचेज यूज के बराबर होगी अगर हमें स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन। दूसरा, if raw material stocks are measured at standard cost, then material price variance is calculated by using actual quantity purchased reduce। इसके साथ एक 10.7 लिखा हुआ है, वो एक रेफरेंस जरा पुराना हो गया, इसका पेज नंबर क्या है? 146, वो वन नंबर पेज का नंबर लिखा है। एंड डेफिनेटली अगर आप मुंगेजर लिखना चाहें तो वो भी है। एक मिनट बाद आप पूरी करना, यहाँ तक ठीक है? जो मैंने कहा वही लिखा हुआ। थर्ड लाइन, इफ आवर रॉ मटेरियल स्टॉक इज मेजर्ड at then price variance should be calculated by using actual quantity used। इससे अगली लाइन में
ये जो ल्यूटियस वाला सवाल था अगर इसमें ये अजम्पशन खत्म कर दी जाए कि सवाल में नहीं लिखा हुआ स्टैंडर्ड कॉस्ट, और सवाल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और या सवाल में लिखा हो कि मय्यर रॉ मटेरियल स्टॉक एट एक्चुअल, तो देन जरा मेरी तरफ देख के बताएंगे फिर इस क्वेश्चन में क्या चेंज आएगा, बल्कि शायद कहाँ चेंज आएगा। एक्चुअल प्रॉफिट निकालते हुए रॉ मटेरियल का स्टॉक फिर आप एक्चुअल पे मेजर करेंगे, एक्चुअल परचेज कॉस्ट पे, और देयर फॉर प्राइस वेरिएंस फिर आप क्वांटिटी यूज पे ही लेंगे। तो इसके नीचे फिर ये जो क्वेश्चन है ल्यूटियस, ये फिर आपको जरा अंडरलाइन करें लाइन नेक्स्ट, वही सेम क्वेश्चन अज्यूमिंग इफ रॉ मटेरियल स्टॉक इज मेजर्ड एट एक्चुअल कॉस्ट अगर हो जाए तो कोई फर्क पड़ता है? सर ये पड़ता है सर, कहाँ पड़ता है? एक्चुअल प्रॉफिट फिर मेजर करते हुए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आप एक्चुअल पे मेजर करेंगे, और वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हुए आप एक्चुअल क्वांटिटी यूज लेंगे। लेकिन एक सेकंड जरा वापस आ जाए, आखिरी जरा बुलेट पहले पढ़ना। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, पहले हजम, क्वेश्चन साइलेंट का मतलब एक्सेलेंट लिमिटेड, एमजीएल, जामिल एक्सेट्रा, क्या मतलब इस क्वेश्चन साइलेंट? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेना कि हाउ टू मेजर द स्टॉक्स क्वेश्चन साइलेंट। फिर हमेशा शायद हम क्या करेंगे, एक्चुअल स्टॉक्स को एक्चुअल कॉस्ट पे मेजर करेंगे, और देयरफॉर एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड हमेशा। So what is the only exception at the end of the day? What is the only exception at the end of the day? हमेशा यूज लें, सवाए इसके कि क्वेश्चन में कहा गया हो कि रॉ मटेरियल स्टॉक स्टैंडर्ड पे मेजर करें, देन यूज की बजाय परचेज करें। शायद ये कर सकते। एक नजर पढ़ लें, कोई अगर शॉर्ट सी समरी बनाना चाहते हैं तो बना लेते हैं। अपने हाथ से एक सेंटेंस लिखे पढ़ लीजिए, इन सारे पॉइंट्स का फाइनल क्रक्स, ऑलवेज यूज actual quantity used in price variance. In price variance, ये शॉर्ट सेंटेंस पूरा करवा दो। नहीं वो तो हो गया, मेरा ख्याल मैं शायद उसी को कहना चाह रहा हूँ। unless stock is measured at raw material stock, mention करें सही, raw material stock is measured at बता दें at और ये अपने कब अज्यूम करना है कि मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, जब लिखा होगा या जब नहीं लिखा होगा। और अगर नहीं लिखा होगा तो आप क्या अज्यूम करते हैं कि भाई एक्चुअल पे ही है और देखो कोई इशू नहीं। कुछ रीजनेबली क्लियर है? लेकिन अब आपके इम्तिहान होना, पहले सोच रहा नहीं, थोड़ा चेक होना चाहिए ना, मतलब इम्तिहान इन सेंस कि सही समझ भी आएगा। डन सर? यस सर। देन आ जाएगा सीमा एंटरप्राइजेस, हमारा फेवरेट सवाल जो आया था, शायद हमारी स्टोरी का सबसे फेवरेट सवाल, पेज नंबर 139। मेरा क्वेश्चन बहुत गौर से सुनना है आपने, खतरा मुझे ये कि आंसर जल्दबाजी में गलत देना। मेरा सवाल शायद वो ना हो जो आप अपना खुद से अज्यूम कर लेंगे मेरा सवाल वो होगा और देर पर जवाब ही होगा। रिक्वायरमेंट से ऊपर लाइन पेज नंबर 139 पे ये रिक्वायरमेंट कहाँ है? रिक्वायरमेंट से ऊपर वाली लाइन आराम से दोबारा पढ़ लो।
हमजा ने वो जुल्म कर दिया है जो मुझे एक्सपेक्टेड था। उसे सरसरी सा देखा है बस, उसने कहा यही है बस, ठीक है। सवाल मेरा ये है, पढ़ लिया, सिर्फ एक लाइन पढ़ने का है मैंने। सवाल मेरा ये है कि ये जो स्टैंडर्ड उसने कहा है, ये किस स्टॉक की मेजरमेंट के लिए था? ये फिनिश गुड्स की बात है। ये मेरे कैसे फिनिश गुड्स की बात है? नहीं मतलब क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्शन नहीं, वो ठीक है, उससे पीछे शायद बेला चेला वर्ड भी है, लेकिन मैयर सेंटेंस पढ़िएगा दूसरा वाला जो इसमें एक्चुअल क्लोजिंग इन्वेंट्री मेड वैल्यूड एट स्टैंडर्ड, मार्जिनल भी ठीक है, अब्जॉर्प्शन भी हो सकता था ये वर्ड, वो इशू नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन वर्ड है। अच्छा, मार्जिनल प्रोडक्शन अगर वर्ड है तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स ओनली, और अगर मार्जिनल की जगह अब्जॉर्प्शन वर्ड आ जाता नहीं तो आल्सो मतलब मटेरियल लेबर हो वेरिएबल फिक्स दोनों। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन में वो ये नहीं कह रहा कि मैयर रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एट स्टैंडर्ड, क्या तो रहा, क्या कह रहा है? तो अब इसमें थोड़ा सा ऊपर जाए और पहले रॉ मटेरियल की फिर बहस होगी, फिर रॉ मटेरियल कहीं ढूंढे स्टोरी में पॉइंट नंबर 1 ऊपर है कोई रॉ मटेरियल? कितना रॉ मटेरियल पड़ा था? कितना पड़ा था? कितना खरीदा है? कितना इशू टू प्रोडक्शन हुआ है? 5700। कैलकुलेटर पकड़ने कितना बचा है? 12300 केजी बचा है। $12,300 केजी बचा है रॉ मटेरियल, लेकिन क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग हाउ टू मेजर रॉ मटेरियल स्टॉक। देयरफॉर इसका आंसर ढूंढ रहा, आंसर रजिस्टर में नहीं, हमने क्या किया होगा और हम देख लेते हैं। वैसे एक सेकंड आंसर खोले वगैरह, एक सेकंड। क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग हाउ टू मेजर रॉ मटेरियल स्टॉक, हमने किया, वैसे क्या होगा? हमने एक्चुअल कॉस्ट की बेस पे किया होगा और प्राइस वेरिएंस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड पे कैलकुलेट किया होगा। चेक करो। सीमा एंटरप्राइजेस, आंसर मिस्टर मुजम्मिल। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट बता दें, रॉ मटेरियल के क्लोजिंग। अच्छा, इसको हमने वर्किंग में सॉल्व किया था मेरा ख्याल, एक नेक्स्ट पेज पे कहीं वर्किंग होनी है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की, उसमें एक वर्किंग हुई होनी, बल्कि और करके भी काम हुआ था, लेकिन इस वक्त और की जरूरत नहीं, मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की कैलकुलेशन में क्लोजिंग रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं। इसको बड़ा आपने देखना भी है सवाल सामने रख के कि क्या ये एक्चुअल फिगर्स की बेस पे सॉल्व हुआ होगा। हमने परचेज कॉस्ट में से डिवाइड करके निकाला हुआ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में ओपनिंग तो इस्तेमाल हो गया था। इसको मिलता सर, मिलता है सर। तो क्वेश्चन वाज साइलेंट रिगार्डिंग हाउ टू मेजर द रॉ मटेरियल स्टॉक, देयरफॉर एक्चुअल स्टॉक था, इट शुड हैव बीन मेजर्ड एट एक्चुअल रॉ मटेरियल कॉस्ट, एंड देयरफॉर अपने वेरिएंसेस देखें, मटेरियल प्राइस वेरिएंस शुड बी एट एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वर्किंग की, हाँ वो यूज वहां से हुआ था, इसलिए वहां से रेट ले ली। तो यहां तक अब हजम हो रही बात। तो ये बात है अभी यहां तक रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल की फाइनल स्टोरी बताएं। अगर रॉ मटेरियल स्टॉक है तो हमेशा उसे एक्चुअल पे मेजर करें और प्राइस वेरिएंस को एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड पे कैलकुलेट करें। अनलेस क्वेश्चन सेज मेजर रॉ मटेरियल स्टॉक एट स्टैंडर्ड, देन डेफिनेटली एग्जामिनर की ख्वाहिश पूरी करें, लेकिन इस ख्वाहिश को पूरी करते करते दूसरा काम फिर क्या याद रखें कि फिर प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करते हुए एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड की बजाय एक्चुअल क्वांटिटी परचेज लें। मेरा ख्याल है पेज नंबर 106 पे जाएं और जो एंड में अब ऑलवेज वाला एक ब्रैकेट से लिखी है
क्या वो सफिशिएंटली कवर कर रही है हर स्टोरी को? जरा पढ़ के देखें। अब आपने एक हिम्मत करनी नहीं है, वरना असूलन पता हिम्मत क्या बनती है। पढ़ ली? मेरा ख्याल सफिशिएंट है वो। पढ़ दें क्या लिखा हो, तेजी से पढ़ दें, पढ़ दें पढ़ दें पढ़ दें पढ़ दें पढ़ दें पढ़ दें पढ़ दें। आईडी लैब पता इस वक्त क्या है कि आप पेज नंबर 139 पे हैं और मेरे से एक लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें इस बात पे कि हम इस सवाल में रॉ मटेरियल को स्टैंडर्ड से मैयर करके देखना ये चाहते हैं कि क्या प्राइस वेरिएंस परचेज क्वांटिटी पे लेके रिकंसिलिएशन बनती है नहीं। लेकिन ये मेरे ख्याल अब लड़ पड़े हैं मेरे से कि हमने ऐसा कोई काम नहीं करना। लेकिन ये जो मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है, मैं जरा कुछ ज्यादा जज्बाती हूँ तो मैं जरा एंड में इसे रिकंसिडर करूंगा दोबारा। फिलहाल ये मेरी वाली बात जरा ज़हन से निकाल दें। अब अपने ज़हन में सिर्फ फिनिश गुड्स ले हैं। ये क्या होती है? सारा फोकस कहां से कहां शिफ्ट होने लगा। फिनिश गुड्स के जो मसाइल हमें आए हैं वो हमें ज्यादा सवालों में नहीं आए, हमें सीमा एंटरप्राइजेज में आया। और आपने आगे जाकर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस में हेक्सा ढूंढना, जो आपने उस दिन मेरे साथ किया है जिस दिन आप जरा रेस्ट करते करते क्लास ले रहे थे। इसमें शायद कह रहा था ये होमवर्क होना चाहिए, पर आप नहीं था, कोई और। जरा पेज नंबर बताना, हेक्सा ढूंढना कहीं जरा 201। ये दो बड़ा क्वेश्चन ऐसे है जिसमें फिनिश गुड स्टॉक था। अब रॉ मटेरियल स्टॉक था या नहीं था वो हमारी बहस से बाहर हो गए। अब सिर्फ किसकी अलग बहस करने लगा, फिनिश गुड स्टॉक की। तो काइंडली पहले आ जाए जरा सीमा एंटरप्राइजेस पे, बाद में फिर मैं हेक्सा में जाता हूँ। सीमा एंटरप्राइजेस का सवाल पेज 139 और इसका आंसर सामने रखना जरूरी है। कोई नहीं कर ले हिम्मत, कर ले हिम्मत। बहुत टफ है ये तो, इम्पॉसिबल है। पहले इसके इस एंगल से जरा देख लें, इसका एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे। वर्किंग ड्रीम ही बस सर जी, फिनिशिंग टच है यार, मेरा ख्याल सही तरह फिनिशिंग टच है बस। इसमें फिनिश गुड्स की एक प्रॉफिट में वर्किंग बताएं कैसे किया आपने। फिनिश गुड स्टॉक बता दें, फिनिश गुड स्टॉक है कहीं? इसकी मेजरमेंट कितनी हुई है? कितने में मेजर हुआ वो? फिगर बोल देना यार। 1.7 ढूंढे नहीं अपने आंसर में। क्या है ये? ये कैसे मेजर हुआ? अब ये जरा ढूंढे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पहले एक सेकंड, रिक्वायरमेंट वाली लाइन, क्या इसने स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग पे मेजर होना था? तो देन ये 1.7 तक हम पहुंचे कैसे? हमने एक 17 मिलियन लिया। 17 मिलियन वहां नजर नहीं आ रहा जहां नजर आता होता है हमें। ये कहां था? बजटेड प्रॉफिट में जाए सर प्लीज जाएं, सर प्लीज जाएं। 17 क्या था? स्टैंडर्ड कह लें, बजटेड कह लें, इट वाज ऑन फ्रॉम द बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग। बजटेड वेरिएबल कॉस्ट थी। इसे डिवाइड बाय किससे किया? 10,000 क्या था? प्लीज बताना है, प्लीज बताना है, प्लीज बताना है, प्लीज बताना है, प्लीज बताना है। ये बजटेड प्रोडक्शन। हमने क्या निकाला? हमने निकाला बजटेड प्रोडक्शन की बेस पे पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट कह लेते हैं सवाल में, पर यूनिट मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट, पर स्टैंडर्ड पर यूनिट मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट। इसको जरा ज़हन में रखें मेरे सेंटेंस को, दोबारा फिगर सकते हो और बोल दें क्या निकाला। स्टैंडर्ड मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट निकाली और उसको मल्टीप्लाई किया
एक्चुअल फिनिश गुड्स के स्टॉक्स ढूंढे जरा। 1500 एक्चुअल था, सॉरी 1000 क्या 1000 एक्चुअल था सर? क्या 1000 एक्चुअल था? ये कैसे आया था 1000? ढूंढे 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 ढूंढे। एक्चुअल प्रोडक्शन पता है 12000। एक्चुअल सेल ढूंढे ढूंढे कहीं ढूंढे ढूंढे। ओपनिंग स्टॉक ढूंढे अपनी लाइन में, नहीं था नहीं था नहीं था। किसका स्टॉक ही नहीं था? किसका था? नहीं थी। किसका नहीं था? किसका नहीं था? वो रॉ मटेरियल का था, फिनिश गुड्स का नहीं था। कितने बने सर जी? कितने बने? 12। कितने बचे? 1000 एक्चुअल फिनिश गुड्स बची, लेकिन उसको मेजर करते हुए हमने एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्टैंडर्ड मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट से वर्किंग की और उसकी बेस पे रिकंसिलिएशन बना दी। अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझे कहा था कि आपने बना ली, मैंने फिगर्स लिखी थी, आपने कहा था मैच हो गई। लेकिन अब आ रही इसमें वही काम कर लेते हैं, बल्कि इसको फौरन हेक्सा के साथ जल्दी से कंपेयर करके वापस आए। हेक्सा 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 वही जो अभी दिखाया है। हेक्सा तो 5 है, हेक्सा वही जो अभी देखा है। जी सर, पेज नंबर क्या है? 201। पेज नंबर 201 पे बी रिक्वायरमेंट से ऊपर सेम लाइन है। क्या मैयर? क्या क्लोजिंग फिनिश गुड्स एट स्टैंडर्ड मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट। यहां भी फिर ऐसे ही हो। सिर्फ अब इशू ये रह गया कि अगर फर्ज करें सीमा इंटरप्राइजेज वापस आ जाए, अगर सीमा इंटरप्राइजेज हम हजम कर गए तो इंशाल्लाह हेक्सा तो अपने खुद ही करना है। इशू सर जी अब सिर्फ ये रह गया कि अगर फर्ज करें ये लास्ट लाइन ना होती, और या अगर ये लास्ट लाइन इस तरह होती, मैयर एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक एट एक्चुअल मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट, कौन सा वर्ड की जगह क्या हो जाता? या ये ना ही होती लाइन, और या अगर होती तो एक्चुअल वर्ड आता। अब अगर ये लाइन ना होती तो एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक तो शुड हैव बीन मेजर्ड एट एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है, और एक्चुअल अब्जॉर्प्शन प्रोडक्शन कॉस्ट अगर अब्जॉर्प्शन कॉस्ट है। तो ये इशू नहीं है कि मार्जिनल या अब्जॉर्प्शन है, इशू इज स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। हमने इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड से क्यों सॉल्व किया? क्योंकि क्वेश्चन में स्टैंडर्ड की बेस पर रिक्वायर्ड। तो अब हम सिर्फ क्या करने लगे, हमारा आखिरी इशू क्या रह गया कि अगर क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता कि एक्चुअल की बेस पे मेजर करें, या वो ना कहता, तो डेफिनेटली फिर हम एक्चुअल स्टॉक को एक्चुअल की बेस पे मेजर करें। मतलब इस लेट्स स्टार्ट द गेम फ्रॉम जीरो, फ्रॉम हियर। फिनिश गुड्स है एक्चुअल, क्वेश्चन साइलेंट है, तो एक्चुअल फिनिश गुड्स को कैसे मेजर होना चाहिए? एक्चुअल कौन सी कॉस्ट? प्रोडक्शन कॉस्ट। अब मटेरियल कॉस्ट नहीं, सिर्फ लेबर कॉस्ट नहीं, प्रोडक्शन कॉस्ट। हाँ, प्रोडक्शन कॉस्ट डिपेंड्स कि मार्जिनल कॉस्टिंग का सवाल है या अब्जॉर्प्शन कॉस्ट, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट आनी है, चाहे मार्जिनल कॉस्टिंग हो या अब्जॉर्प्शन हो। फर्क सिर्फ क्या, फिर फिक्स कॉस्ट आनी है, फिर फिक्स नहीं है। तो फिनिश गुड स्टॉक शुड बी मेजर्ड एट प्रोडक्शन कॉस्ट, and if the question is silent, then actual finished good stock should be measured at actual production cost. क्या फर्क पड़ता? अब बेस्ट ये रहेगा, आइडिया तो ये है कि मेरी सारी बात सुनने के बाद इसको जीरो से देखा जाए, लेकिन जीरो से देखना तो यकीनन एक ख्वाहिश है जो आप पूरी कर लेंगे, लेकिन कम से कम मेरे साथ जो चेंजेस है वो गौर से देखें। अब आपके सामने आंसर है अपना जो एक्चुअल की बेस पे बना हुआ है और जिसमें स्टॉक मेजर हुआ हुआ स्टैंडर्ड की। आ जाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब लिखने की बजाय अगर आप समझने की ख्वाहिश करें तो शायद हमें 2-3 मिनट चाहिए। क्या हमें नहीं पता कि स्टॉक एक्चुअली कैसे मेजर होना? हमें पता, कैलकुलेटर उठाओ।
फिगर्स बोले 19.735 divided by नाना डिवाइड बाय 12,000। क्या है ये 12,000? अपना सवाल देखें, आप अपना सवाल से देखें फिर मैं क्या कर रहा हूँ। अपने सवाल में पहले फिगर बोलना है फिर देखें। 19.735 ठीक है, डिवाइड बाय 12,000 इनटू क्या करूं, इनटू 1000। आंसर क्या है 1.645। क्या है ये क्लोजिंग स्टॉक बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट। ये जरा कुछ वर्ड्स हैं जो बोलते जाएं। व्हाट वाज 1.7? क्लोजिंग स्टॉक एज पर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट। अब गेम सिर्फ वही निकलानी है जिसका अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत अच्छी तरह पता है। क्या स्टॉक्स बदल गए? क्या अब आपके लिए कोई सरप्राइजिंग न्यूज होगी कि प्रॉफिट्स बदल जाएंगे? एवरी अदर थिंग रिमेन्स सेम। पहले सवाल देख लें, क्या बाकी सब कुछ एक्चुअली था? लेकिन क्या इस क्लोजिंग के बदलने से अब हमारा प्रॉफिट बदल जाएगा? कैसे? पहले ये सॉल्व कर दें। 19.735 minus 1.645 18.095। क्या है इसका नाम रखते जाएंगे, नाम रखते जाए सर जी, नाम रखते जाए। 1.64 क्या है, 1.645 क्या है? क्लोजिंग स्टॉक 18.095 आ गया। क्या है ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल को सेल्स में से माइनस कर दें, ऊपर सेल है 30 मिलियन। क्या है ये 11.91। अब 91 मैं लिख तो सकता हूं, लेकिन मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि पॉइंट्स में भी एंड में जाकर आपके ये रिकंसाइल नहीं हो। तो मुझे प्लीज क्या लिखवाएं जो आ रहा है। क्या आ रहा है 11.905। क्या इसका नाम बोलते थे? ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट माइनस करके नेट प्रॉफिट बता 8.065। नाम बता दें इसका। और सर जी नाम भी बता दें यार, क्या हो गई यार, वैसे ही पूछ बैठा हूँ, क्या हो गई, गलती हो गई। अब आप सिर्फ इन दोनों प्रॉफिट्स का डिफरेंस है ले लेना, यकीन आ जाएगा। 8.12 माइनस 8.065 कितना फर्क है ये? 0.055। सही बताया भाई, 0.055। अपने स्टॉक्स में डिफरेंस ऊपर देखें मेरे, जो मैंने स्टॉक्स में डिफरेंस लिया 1.7 माइनस 1. क्या होने से क्या हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक 0.055 से कम होने से मेरा प्रॉफिट भी उतने से कम होगा। क्या कम होने से क्या हो गया? तो ये हो जाएगा पहला काम। तो ये सवाल ही पैदा होता है, अपनी रिकंसिलिएशन आ जाए। बनाइए सर, बनाई हुई है सर, प्लीज बनाई हुई है यार। अगर फिनिश गुड स्टॉक एक्चुअल पे मैयर होगा तो गुड न्यूज ये है कि वेरिएंसेस की कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं है। वो एक अलग इशू है। अगर रॉ मटेरियल स्टॉक भी स्टैंडर्ड पे होता तो वो परचेज की बेस पे आ जाता, वो बात खत्म हो चुकी। फिनिश गुड्स के स्टॉक को स्टैंडर्ड या एक्चुअल से मैयर अगर आप करेंगे तो वेरिएंसेस डेफिनेटली उसकी वजह, ये नहीं उसकी वजह से आएगा जो आएगा, अगर आएगा तो इसकी वजह से कोई वेरिएंसेस में चेंज नहीं आएगा। वेरिएंसेस के फॉर्मूले वही हैं। लेकिन बैड न्यूज ये है, बल्कि बैड न्यूज के एक और गुड न्यूज ये कि अगर वेरिएंसेस में चेंज नहीं आएगा तो अपना आंसर देखें, एक्चुअल प्रॉफिट तो फिर 8.12 है।
यस सर। अब इसे होना कितना चाहिए, होना कितना चाहिए, होना कितना चाहिए, होना कितना चाहिए? 8.065। तो वेरिएंसेस में कोई चेंज नहीं है। नहीं, एक मिनट, बड़े आराम से, एक एडजस्टमेंट फिर एक्स्ट्रा। वेरिएंसेस में कोई चेंज नहीं है। नेट प्रॉफिट जो निकलेगा 8.12, ये वेरिएंसेस की प्लस माइनस से निकला ना, ये वही निकलेगा जो स्टॉक एट स्टैंडर्ड की बेस पे निकला हुआ। हिम्मत हिम्मत, अपना आंसर, अपना आंसर, अपना आंसर। ये रिकंसाइल वही होगा इनिशियली जो स्टॉक एट, बोल दे स्टैंडर्ड की बेस पे। लेकिन अगर हमने एक्चुअल की बेस पे निकाला होगा तो फिर हमें बस क्या करना होगा, स्टॉक्स की एक एडजस्टमेंट करनी। आपको ये पता है आपका प्रॉफिट 8.12 और मेरा भी जो प्रॉफिट है 8.065, ये फर्क क्यों है? इस 8.12 में 8.12 में आपको पता है कौन सा स्टॉक आ रहा है? कौन सा वाला आ रहा है? रुपीस बताएं, रुपीस 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 1.7 1.7 वाला आ रहा है। लेकिन अब आना कौन सा चाहिए? 1.64। तो सिर्फ नई चीज क्या है कि अब आप वो स्टॉक निकाल देंगे और ये इनकॉर्पोरेट कर देंगे। वो का नाम बता दें और इसका नाम बता दें। नहीं ठीक है, 1.7 चले, पहले बोले 1.7 निकाल देंगे, 1.645 इनकॉर्पोरेट कर देंगे। लेकिन 1.7 है क्या? फिनिश गुड स्टॉक मेयर्ड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल देंगे। और अगला प्लीज बोलने की कोशिश करें। तो एक सेकंड करके देखते हैं, क्या इस प्रॉफिट में 1.7 का क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है? सर ये अब ये सही करवाइए। क्या इसमें 1.7 वाला क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है? इसको कैसे निकालूं बाहर? इसको बाहर कैसे निकालूं? इसको बाहर कैसे निकालूं? 1.7 का क्या करूं? 1.7 को कैसे बाहर निकालूं? कैलकुलेटर पकड़ा जरा पहले। 1.7 प्लस करूं या माइनस करूं? क्यों माइनस करूं? क्लोजिंग स्टॉक ने प्रॉफिट बढ़ा दिया होगा, तो कौन सा स्टॉक बाहर निकाल के कौन सा इनकॉर्पोरेट हो जाएगा? 1.7 माइनस हो जाएगा। इसमें स्टैंडर्ड वाला शामिल है और इसमें एक्चुअल वाला शामिल करना है। तो स्टैंडर्ड क्लोजिंग स्टॉक जो है उसने ये प्रॉफिट बढ़ा दिया है। 1.7 का क्या करूं? माइनस, और उसकी जगह 1.645 प्लस माइनस करके जरा देखें आंसर। तो ये जो काम है ये कब होना है? अब इस तरह के लिए एक नया पेज निकालना। डेफिनेटली इस वक्त ना आप लिख सके ना शायद मैंने लिखने का चांस दिया, लेकिन हमारे पास जो 2-3 मिनट है, बाकी मेरे ख्याल बात कल फिनिश कर लेंगे। आप कैसे लिखेंगे साल, लेकिन एक छोटा सा बस पैराग्राफ अगर 2-3 मिनट में हम लिख सके। एक नया पेज निकालें, हेडिंग उसकी बनाए। इफ नहीं, पहले ये क्लियर हो गया कि रिकनसाइल हो जाएगा सर? कैसे? ये स्टॉक की एडजस्टमेंट्स होगा, तो इसको जरा लिख लेते हैं ताकि आप कम से कम एक दफा जरूर उसे किसी और क्वेश्चन भी अप्लाई कर सके। इफ नहीं, इसके साथ मुश्किल हो जाएगा लिखना। हम किसी नए पेज पे दोबारा रिवाइज लिख लेंगे ना, कि फिर ये होगा फिर ये होगा। हम अपने सामने फिगर्स देंगे ना, क्योंकि इस तरह तो हवा में हो जाएगा। एक कोई नया पेज अपने पास रखना, मतलब जो लेटेस्ट नया पेज है इसमें, उसके ऊपर एक हेडिंग बना लेते हैं। इफ फिनिश गुड स्टॉक आर मेजर्ड एट एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट, if finished good stocks are measured at actual production cost, पहले ये बता दें कि जो हम जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं वो सेंटेंस उस कॉन्टेक्स्ट में ये हेडिंग ठीक है। हम बात किसकी कर रहे हैं? फिनिश गुड्स की। और बात किसकी हो रही है? एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट।
There will be no difference in calculation of variance. There will be no difference in calculations of variances. थोड़ी देर पहले मैंने तो कहा था प्राइस वेरिएंस चेंज होगा, वो बात ही नहीं हो रही, वो बात ही नहीं। मेरी इस बात का जवाब ये है कि वो तो नहीं हो रही। No difference in calculation of variances. However, while preparing reconciliation, reverse the stock of finished goods measured at standard cost बोर्ड पे जरा 1.7 देख के बताएं मेरे वर्ड ठीक है? क्या वर्ड सही है भाईजान? हम वर्ड क्या सही है? कौन से वर्ड सही है भाईजान? कौन से वर्ड सही है? कौन से भाईजान? क्या वही सही है। And incorporate the stock of finished goods and incorporate the stock of finished goods measured at करवा दें मैडम एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा इससे पिछले स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट लिखा है मैंने? नहीं ऊपर क्या लिखा है? नहीं कॉस्ट लगा स्टैंडर्ड के बाद भी प्रोडक्शन लगा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट और नीचे भी एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट। ऊपर मेरे ख्याल प्रोडक्शन वर्ड मैंने कहा नहीं, लगा लें। बात फिनिश गुड्स की हो रही है, अंडरस्टूड तो है लेकिन अभी इतनी अंडरस्टूड नहीं जितनी होनी चाहिए। However से शुरू किया था। Yes sir, however while preparing reconciliation, reverse the stocks of finished goods measured at standard production cost and incorporate। आप लोग इस तरह करें, आज इस तरह करें, ये बात थोड़ी सी कल मैं एक्सप्लेन और करता हूँ, लेकिन आपसे छोटी सी फेवर ये रिक्वायर्ड है कि आप ल्यूटियस और मुंगेजर को पहले फाइनल करने रॉ मटेरियल के एंगल से, कम से कम रॉ मटेरियल के एंगल से फाइनल कर लें। ये वाली जो बात हुई है इसको मैं जरा फिगर्स के साथ थोड़ा सेंटेंस लिख के तो आपको फिर किसी जगह लिखवा भी देता हूँ कि ये कैसे फिर रिकंसिलिएशन, और देन फिर कल कर लीजिएगा हेक्सा फाइनल। तो आज सिर्फ जब रॉ मटेरियल के एंगल से बातें हुई हैं उनको ल्यूटियस और मुंगेजर दोबारा दे के फाइनल कर लें। उसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये जो बात रहेगी इंशाल्लाह कल से। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।